अपराधी मुक्त राजनीति, कानून बनाने वाले ही अपराधी क्यों हों, इस पे शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए शुरू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, पूर्व डीजीपी श्री मैथिली शरण गुप्ता साहब विभिन्न मुद्दों पर मुखरता से अपने विचार व्यक्त करते हैं और पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं। इनसे मेरी शुरुआती दौर में जो बातचीत हुई उस पर श्री गुप्ता ने 10 प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का शुरुआती दौर में निर्णय लिया, जिनमें से आजादी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि नहीं, सही मायने में इस पे जो है चर्चा हो चुकी। शासन से सकारात्मक संवाद कैसे स्थापित किया जाए, इस पे बातचीत हो चुकी। आज का विषय है अपराधी व्यक्ति कानून बनाने लगेगा तो देश का क्या होगा। क्या राजनीति में ऐसे लोगों का आना शुभ है कि जो खुद अपराधी है और वो बैठ के विधानसभाओं और संसद भवन में कानून बनाए। इस मुद्दे पर वृहद चर्चा के लिए आइए मिलते हैं पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्त साहब से। नमस्कार भाई साहब। जी जी नमस्कार नमस्कार। सर, ये आप बताइए कि हमारे देश में जो है लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है चुनाव के माध्यम से ही लोकतंत्र स्थापित होता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल हो गए, बावजूद इसके अभी भी हमारी राजनीति स्वच्छ नहीं हुई है और इसमें अपराधी तत्व जो है शामिल हो गए हैं, जो पूरे लोकतंत्र को दूषित कर रहे हैं। इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि जब बौने चरित्र के लोग जो है शीर्षस्थ जगहों पर बैठते हैं और वो इस लालसा से बैठते हैं कि वो जीवन पर्यंत उन पदों पर बैठे रहें, तो उन्हें तमाम तरीके के हथकंडे अपनाना होते हैं। जी। तो उन हथकंडों में पहले क्या करते थे ये लोग, चूंकि अंदर से सामर्थ्य थी नहीं, तो वो उसमें जातीयता लाएंगे, उसमें धर्म डालेंगे, इनके इन प्रकरण पोलराइजेशन करके वो जीतने की जो है ना जुगत करते थे, राइट। और साथ में क्या करते थे, क्रिमिनल्स का सहारा लेके, बूथ रिगिंग से लेके, वोटर्स को डराने से लेके, और जो उनके फेवर के वोटर नहीं होते थे उन्हें वो पोलिंग बूथ पर भी नहीं पहुंचने देते थे जी। और इस काम के लिए उन्हें क्रिमिनल्स का सहारा लेना पड़ता था, राइट जी। तो क्योंकि वो उनका खुद का चरित्र छोटा था और उनका चरित्र दोगला भी था और उनके चरित्र में इनके प्रकार शासन में आ जाना, इनके प्रकार जो है जनता के प्रतिनिधि बन जाना, इनके प्रकार कानून का निर्माता बन जाना, ये जो है उनकी पूरी सोची समझी रणनीति होती थी, राइट। जब अपराधियों को लगा कि ये हमारे कारण जीत रहे हैं, तो उनको लगा कि हम खुद ही क्यों ना लड़ लें। जी। और जब इसकी शुरुआत हुई तो उन्होंने पाया कि वो अपराधी जो कि जेल में हैं, शिक्षकों के पीछे हैं, वो भी लंबी चौड़ी मेजॉरिटी के साथ जीते। जी। राइट। यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी ये देखा कि ये अपराधी तो बहुत अच्छे हैं, इन अपराधियों से आसानी से जीता जा सकता है, क्योंकि अपने साथ ये बाहुबल भी लाते हैं, अपने साथ ये धनवंत भी लाते हैं, अपने साथ वो पूरी सामर्थ्य और जुगत लाते हैं, जिससे पब्लिक को मूर्ख बनाया जा सकता है, पब्लिक को डराया जा सकता है, पब्लिक को धमकाया जा सकता है। और चूंकि इन लोगों ने अकूत धन कमा लिया है, तो वो जो है अपने आप को जो है ना धर्माचारी और मालूम नहीं क्या क्या जो है ना वैन वैलेंट और अपने आप को सब कुछ साबित करके, मतलब वो दोनों तरीके की इमेज बनाते हैं, राइट। मतलब जो अपराधी तो है ही, धन भी कमा लिया, उस धन का कुछ यूज भी करके वो जो है अपने आप को आसानी से जिताते हैं। इसमें एक रिसर्च हुई है जो कह रही है कि अपराधी तत्व के तरह जो बैकग्राउंड के लोग हैं, उनकी जीतने की संभावना अच्छे चरित्र वालों की तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है। जी।
और यदि उसमें जाति और धर्म का तड़का लगा हो तो उसके जीतने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। जी अब ये छोटे चरित्र के लोग जो अपनी पार्टियां चला रहे हैं, जिनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई राष्ट्रीय सोच है, इनकी स्थिति एक भिखारी जैसी है, राइट? सर, अभी छोटे चरित्र के लोग कितने लोग राजनीति में सक्रिय हैं और कौन कौन से दल हैं जो छोटे चरित्र के हैं? देखिए, किसी के ऊपर आक्षेप करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मेरा कहना केवल ये है कि एक हमने परिदृश्य पेश किया है, सब लोग अपने अपने लेवल पे आकलन करें, सब लोगों के अपने व्यक्तिगत अनुभव होंगे, वो आसानी से मुझसे बेहतर अनुमान लगा पाएंगे और यह है वो बताएं कि उनके दृष्टि में जो इस परिभाषा में कौन कौन लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। आपको लगेगा अधिकांश पार्टी जो है वो इसके लिए क्वालिफाई करेंगी। तो इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? बहुत सही बात आपने कही है। इसको सुधारने का तो एक ही तरीका है कि अपने आप को इतना सबल बनाइए कि आप जो है अपने आप को जनता की आवाज कह सकें। कैसे? करेक्ट। तो जो आपने कहा था कि सरकार से संवाद करने के पहले, और एक सुझाव आपने बहुत अच्छा दिया था कि क्या हम ऐसे ही वार्तालाप करते रहेंगे, क्या हम ऐसे ही जो है ना छोटे वीडियो बना के भेजते रहेंगे? इस प्रक्रिया में तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर जो आपका सुझाव है उसी को मैं दोबारा बल देना चाहूंगा कि 20-25 अच्छे लोगों को इकट्ठा किया जाए और जी जो कि हर क्षेत्र को, हर धर्म को, हर चीज को रिप्रेजेंट करते हो और वो अंदर से कठोर नेशनलिस्ट हो। जी वो जो है अवसरवादी ना हो, वो जी अपने हित की लाभ की बात ना सोचते हो, वो मूर्ख बनाने के जो ना सोच वाले ना हो। इनके साथ यदि जो आपकी बस डिप्लोमेसी है कि हम बस से निकलें और उस बस में जो है सभी लोगों से वार्तालाप करें, पत्रकार भी रहें, साथ में वकील भी रहें, जिन चीजों का समाधान कर सकते हैं तो समाधान उनको जो है ना आसानी से मिल जाएगा। जहां पे उनके कोर्ट में केस ले जाना है उनमें कोर्ट में केस ले जाए, ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया है। उन्हें वो सोच और दी जाए। और एक्चुअली में हमारे अधिकांश लोग जो है उनके अपने एक्सपीरियंस बहुत खराब है जी और उन्हें सहता किसी अच्छी चीज पर विश्वास करने का दिल नहीं करता है। जी देखिए, यदि आप उसमें याद करें जब अन्ना जी ने लोकपाल बिल को उठाया था मुद्दा जी और ये केजरीवाल और ये सब लोग आगे आए थे, जी लोगों को वहां एक आशा की किरण दिखी थी जी और लोग जो है उस समय यदि ये सब कुछ ठीक चलता तो केजरीवाल शायद प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता। जी लेकिन उसमें तो दुष्टता भरी हुई थी। बताइए आप मुझे, वो वही हथकंडे अपना रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो जो है बिना संभाव रखे हुए किसी के घर जाके 1 करोड़ की दे रहा है, वो संभाव उसके दिमाग में मिसिंग है, फ्रीबी बांट रहा है। जी तो इस दुष्टतापूर्ण सोच और ऐसे दुष्टतापूर्ण एक्सपीरियंसेस जनता को हर कदम पे मिले हैं। जी तो जनता के साथ प्रॉब्लम है कि उन्हें सहसा किसी के पर विश्वास करने का दिल ही नहीं करता है। जी उनका जो है, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, जी तो वो जो है छाछ को भी फूक फूक के पीने के लिए भी तैयार नहीं। उनको लगता है ये छाछ में साला गड़बड़ ना हो, चलो इसको पियो ही मत, राइट? तो इसके कारण हमारी चुनौती बड़ी हो गई है। लेकिन मैं सिराज भाई इस बात को सख्ती के साथ कहना चाहता हूं कि आपका जो सुझाव है वो बहुत बलवती सुझाव है कि जब हम निकलेंगे, अपने जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, अपन उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, उसमें उस शक्ति का संचार करेंगे कि उन्हें विश्वास होगा कि परिवर्तन संभव है, तो हम उनको जो है ना क्राइम फ्री भारत से जोड़ पाएंगे। और जब, जैसा कि अपन ने तय किया है कि 1 करोड़ तक अपन पहुंच जाएंगे, तो हम थाली और दीपक की डिप्लोमेसी करेंगे। हम जो है छोटी छोटी मुद्दों की मांगे, जिसमें कि जो कि जनहित की होंगी, चाहे वो संविधान से जुड़ी हो, चाहे वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से जुड़ी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने से जुड़ी हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव से जुड़ी हो, चाहे वो जो है एक्सीडेंट फ्री भारत से जुड़ी हो, चाहे वो समृद्ध भारत से जुड़ी हो, चाहे वो किसान की 5 गुनी आमदनी करने से जुड़ी हो और पूरे इकोसिस्टम को क्रिएट करने से जुड़ी हो। उन सब चीजों में हम
जागृति ला पाएंगे और बहुत सारी चीजों को अपनी सामर्थ्य पे कर पाएंगे, लोगों के से जुड़ के उनकी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए। और जो काम आज के इन काले अंग्रेजों का है, उनको हम जहां पे उनकी सोच ठीक है वहां पे हम उनकी स्तुति करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनके पक्ष में दीपक जलाएंगे, उनके पक्ष में थाली बजाएंगे, उनके पक्ष में वीडियो जारी करेंगे। जहां लगेगा कि उनकी सोच कुत्सित है, जहां लगेगा कि वो किसी स्वार्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां ये लगेगा वो किसी लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उन्हें उसी थाली और दीपक और वीडियो डिप्लोमेसी का यूज करते हुए उन्हें विवश करेंगे। और यदि वो अपने आप में इतने अहंकारी हो जाएंगे, यदि उन्हें देश का हित और वो सर्वोपरि नहीं लगेगा, तो फिर हमें विवश होकर उन्हें बदलने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हमें ऐसे मनस्वी, ऐसे तपस्वी जिन्होंने समाज सेवा से लेके विभिन्न फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, उनको इस प्रक्रिया के दौरान हम पहचानते रहेंगे। और जब यदि हम पैसे तो जो है इसमें जाएंगे नहीं, राइट, लेकिन यदि हमें विवश कर दिया जाएगा तो हम इन्हें बदलने में भी अग्रिम भूमिका निभाएंगे और एक अच्छे भारत को स्थापित करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अन्ना हजारे को आप जो है किस रूप में देखते हैं? देखो, ये वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। कुछ दुष्ट लोग उनको घेर के उन्हें अपने फेवर में यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरल और सीधा आदमी हर किसी को फेस वैल्यू पे ले लेता है, तो इसलिए वो जो है ना, लोग बाग उनको अपने अपने तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो अपने सीमित दायरे में, अपने गांव में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मॉडल जो है पैदा किए हैं, जिसका जो है लाभ वहां के पब्लिक को मिल रहा है। वो लाभ दूसरी जगह भी जाना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि हमें एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम जो उन्होंने बात कही है, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग करके जो है चारों तरफ ट्रंचेज खोद के और पानी को 8 और 10 फीट पर लाने की बात हो, चाहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात हो जिसमें मेडिसिन के प्लांट्स भी होंगे, जिसमें हॉर्टिकल्चर प्लांट्स भी होंगे, जिसमें कि एरोमेटिक प्लांट्स भी होंगे, और अबोवाल उसमें फॉडर के प्लांट्स होंगे और बहुत न्यूट्रिशियस होंगे, जिससे हमें अपनी गायों को खिलाने के लिए। गुप्ता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अन्ना हजारे इतने अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने ऐसे राक्षस, निकम्मे, नकारा और नाकाम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने में वो सवाल तो ले लीजिए सर। तो सवाल तो आप जवाब तो आप जब, या तो फिर आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूं। नहीं, आप बोलिए, एक इतने बड़े संत ने, बात नहीं है। हाँ, जिस तरह के, मेरे पास तो हर सवाल का जवाब है, तुरंत है, मतलब उसी पे हम जवाब देंगे, हम इधर उधर घूमेंगे भी नहीं। आप पूछिए, या तो आप पूछ लीजिए या मैं पूछ लीजिए। मेरा सवाल पहले आप पूछिए, फिर हम आपसे पूछेंगे। मेरा सवाल ये है कि अन्ना हजारे जो है संत थे, शरीफ थे, अच्छे आदमी थे, उन्होंने जो है अपने गांव में बहुत अच्छा काम किया, मैं सब बातों से एग्री करता हूँ। वो इतने भूले और इतने मूर्ख हैं कि उनको जो है अरविंद केजरीवाल जैसी मंडली ने यूज कर लिया, और यूज करके जो है उनके कंधे पे चल के मुख्यमंत्री बन गया, और उनके जो आदर्श थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो लोकपाल था, उन चीजों को जो है नहीं किया। उसके बाद भी अन्ना हजारे ने एक बार भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, तो ये कैसी नैतिकता है? नहीं, आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कई अवसरों पे ये कहा है कि केजरीवाल ने उन्हें चीट किया है। अच्छा, केजरीवाल का वो समर्थन नहीं करते हैं। कह देने से जो केजरीवाल की वो भर्त्सना करते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है केजरीवाल के खिलाफ अन्ना हजारे को। सुनिए, तो अब आप जब आंदोलन कर रहे हैं तो मैं सवाल कर रहा हूँ, तो फिर आप आंदोलन कैसे करेंगे? मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ ना। केजरीवाल जो है उनके आभा मंडल से, उनके सपोर्ट से, उनके व्यक्तित्व के ऊपर चढ़ के मुख्यमंत्री बन गया, तो उन्होंने उसके खिलाफ सिर्फ स्टेटमेंट दे देने भर से अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। उसके खिलाफ दिल्ली में आके धरना क्यों नहीं दिया कि तूने जो चीजें तय की थी, जिस मकसद से राजनीति में आया था, वो क्यों नहीं कर रहा है? और फ्री करके देश के नागरिकों को नपुंसक, नकारा, निकम्मा
ठीक आक्रमण बना रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? अगर वो इतने संजीदा थे तो अन्ना हजारे भी तो गांधी के ही रास्ते पे चल रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया और आधे हिंदू मतलब मुसलमान तो यहाँ रह गए और हिंदू वहां से भगाए जा रहे हैं। तो ये तो अन्याय है। अन्ना हजारे तो इस तरह से तो दोगले साबित होते हैं। जिस तरह से गांधी जी ने कई निर्णय गलत लिए, तो आप एक तरफा उनका महिमा मंडन कैसे कर सकते हो? मेरा सवाल ये है। मैं आपकी बात से 200% सहमत हैं कि कहीं ना कहीं अन्ना हजारे जी से भी गलती हुई है। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि देखिए, एक व्यक्ति के आसपास एक सलाहकार मंडली या चंडाल चौकड़ी इकट्ठी हो जाती है। ऐसी चंडाल चौकड़ी, कई चंडाल चौकड़ी से जो है अन्ना हजारे जी भी घिरे हुए हैं। तो और इसका उनकी मतलब चंडाल यह है कि चौकड़ी कल उनको को जो सलाह आपके देती साथ है, वो सरल इसका हृदय के मतलब व्यक्ति हैं तो उसे मान लेते सुन हैं। तो लीजिए, इसका मतलब है कल को आप जिस मिशन में लगे हैं, आपके इर्द गिर्द जो है चंडाल चौकड़ी इकट्ठा हो जाए और आप अपने मिशन में नाकाम साबित हों, तो क्या आप ये कह के बचने का प्रयास करेंगे कि चंडाल चौकड़ी ने जो है मैथिली शरण गुप्ता को गुमराह कर दिया? देखिए, जवाब दीजिए। एक चीज आपको मानना पड़ेगी कि नहीं, हर आप व्यक्ति। जवाब दीजिए सर। हाँ, मैं उसी को जवाब आप दे रहा हूँ ना। बैकग्राउंड में जाने से तो फिर देखिए, आपको मैं बता दूं सर, मेरी बात आप सुनिए। मैं आपसे 24-48 घंटे कंटिन्यू बिना पानी पिए बात कर सकता हूँ, ये आप एकदम माइंड में बिठा लीजिए। मैं थकता नहीं हूँ, ना मेरे दिमाग में सवाल कम होते हैं। इसलिए मेहरबानी करके जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब आप दे दीजिए, मैं तो मैं दूसरा सवाल 200% वही जवाब दूंगा। जी मेरा ये कहना है कि हर किसी का अपना एक व्यक्तित्व होता है। हर जी व्यक्ति जो है कुछ अनुभवों से और कुछ जो है उसका अध्ययन है, उसका जमीनी एक्सपीरियंस है। जी हमारा और अन्य हजारे की जो यात्रा है वो जी भिन्न भिन्न है। जी मैं इन दुष्टों को अंदर से जानता हूं, इसलिए वो बारीकियां कहता हूं जो अन्ना हजारे के जी के दिमाग में नहीं आएंगी। मैं अधिकांश जगह समस्या के समाधान की मांग नहीं करता हूं, मैं समाधान लेके आता हूं। 90% केस में हम ये कह रहे हैं कि इस देश को हम समृद्धशाली भी बनाएंगे, निरोगी भी बनाएंगे। इसकी इकोनॉमी को हम 3 ट्रिलियन से 15 सर ट्रिलियन डॉलर, जैसे सर जैसे जैसे मुझे अरे मुझे आप वही मुझे चीजें एक लाइन रिपीट में हो रही कंप्लीट हैं जो करने हम बोल मुझे चुके हैं। एक लाइन में कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मुझे एक लाइन में कंप्लीट करने दीजिए, तब जिससे कि वो आपको उसका आंसर मिल सके जो आप पूछ रहे हैं। जी तो 3 ट्रिलियन से हम 15 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने की बात कर रहे हैं, और वो भी अपनी सामर्थ्य में। तो हमारा फोकस बड़ा क्लियर है कि जहां पर हमें ये सब काम आज की चुनी हुई सरकार से कराना चाहिए, क्योंकि आज की चुनी हुई सरकार को हमने चुना है, वो हमारे वोट के सामर्थ्य से आई है। तो वो जनतांत्रिक चीजों को, जो जनता की आवाज है, उसे समझना पड़ेगा। उसे डेमोक्रेसी से पार्टी तंत्र वाला जो रवैया है वो हटाना पड़ेगा। अब वो जनता जनता की आवाज तो उन तक पहुंचाने के लिए कोई है नहीं। आपके रिप्रेजेंटेटिव के तो मुंह से आवाज नहीं निकलती है। अब मैं सवाल पूछूं, हो गया ये तो आंसर। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब क्या किसी चंडाल चौकड़ी से, चाटुकारों से, चमचों से, चापलूसों से, नकारा एमपीओ मंत्रियों से घिरे हैं? 200%, 200%। अच्छा, तो क्योंकि इसका मतलब देखिए जो प्रधानमंत्री, सुन चंडाल लीजिए। चौकड़ी है, देखिए चंडाल चौकड़ी जो है, कि एक बारे में उसको एक्सप्लेन करने के लिए छोटी सा एक चुटकुला बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। एक बार जो है अकबर को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद आई, उन्होंने तारीफ की। तो बीरबल ने जो है उस भिंडी के 25 गुण जो है गिना दिए। तो राजा ने निर्णय लिया कि अब रोज भिंडी बनेगी। तो रोज भिंडी बनने लगी। तो एक दिन राजा का दिमाग खराब हो गया कि रोज भिंडी, उन्होंने उठा के थाली उठा के फेंक दिया। तो जैसे ही उन्होंने थाली फेंकी तो जो है ना, बीरबल ने उसके 50 बुराइयां बताना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, अरे कल तक तो तू बड़ी तारीफ कर रहा था, आज इसकी बुराई करने लगा। तो बोले, हुजूर मैं राजा की नौकरी कर रहा हूं, भिंडी की थोड़ी। तो जो ये चंडाल चौकड़ी है, ये सब राजा की नौकरी कर रहे हैं। उसको वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहता है। वो कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए। तो जो निंदक की भूमिका है, जो क्रिटिक की भूमिका है, अनफॉर्चुनेटली चंडाल चौकड़ी अपने लाभ के लिए उन्हें नहीं दिखा पाती है, बल्कि कुछ कठोर निर्णय लेने के लिए यह चंडाल चौकड़ी बाधा भी बनती है।
उन्हें डराने का काम भी करती है। एक और बात का और जवाब दे दीजिए सर, एक बात का और, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी